नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस की तारीख में ये देखने में आया कि बजट के जो दिन होते हैं और बजट के दिनों के बाद आवाम में, मीडिया में एक गम व गुस्से का उनसर जो है वो सामने आता है। एक मायूसी होती है, एक परेशानी होती है, एक बहुत लान तान होती है, एक बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन इस दफ़ा गुज़श्ता 48 घंटे में बजट से ज़्यादा वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के बिहेवियर पे उसकी वो निकल रही है। वो जो मायूसी है उसका उस तरह से ताल्लुक है। नाज़रीन, कल रात मैं कोशिश कर रहा था कि इस सूरत हाल का कोई रोशन पहलू देखा जाए। उस हवाले से मैंने 2-3 ट्वीट भी किए जिसमें मेरा मुद्दा ये था कि पहले जो लड़ाई और झगड़ा और जो मारपीट और जो गाली गलोच सड़कों पे होती थी वो अब असम्बलियों में आ गई है। और यूँ असम्बली और पार्लियामेंट दर हकीकत एक सही उसने अवामी मिजाज जो है वो उसमें इख्तियार कर लिया। और शायद इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि 1977 में 1000 के करीब लोग जो हैं वो सड़कों पे हलाक हो गए थे सियासी जद्दोजहद में। उसके बाद भी खासी सूरत हाल ख़राब रही है। बहरहाल, क्या इसके कुछ और भी पहलू हैं कि सियासतदान कितने सीरियस हैं? कैसे मौके पे जब पाकिस्तान का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है तो डिबेट पे ज़्यादा उनका फोकस था या मारपीट पे फोकस था? इसी जगह से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, टेलीविजन एंकर जनाब इमरान खान। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे कराची से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट कॉलमिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे मुदीर आला रोज़नामा 92 अखबार के जनाब इरशाद आरिफ साहब। और मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर पॉलिटिकल इकोनॉमी के साकिब शेरानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका हिस्सा भी रह चुके हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स। इमरान साहब, आपको क्या लगा ये यानी सारी जो तवज्जो है वो बजट की डिबेट से हट के गुज़श्ता 48 घंटे में पार्लियामेंटेरियंस के रवैये, इखलाक, बदतमीज़ी के ऊपर चली गई है? बजट पे तो कोई इंटरेस्ट अब रहा ही नहीं, ख़त्म हो गई बजट की बात। देखें, जो गवर्नमेंट है उसका वो मसला है बजट। अपोजिशन का तो मसला होता नहीं है क्योंकि मसला वो तब बनता है जब उसको पढ़ना पड़े। और आज तक कभी किसी अपोजिशन ने, मैंने खुद नहीं देखा कि बजट को पढ़ा हो। वो सीधा चीज़ें 2-4 एनालिस्ट होते हैं या कुछ जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट, वो अपोजिशन को फटाफट निकाल के देते हैं, जी ये पॉइंट है इस पर आप बोल दीजिएगा, या ये वाला पॉइंट है उस पर आप बोल दीजिएगा। तो हुकूमत का काम होता है बजट पेश करना, तमाम अखबारात में छप जाता है और मीडिया में ठीक ठाक पसीराई उनको मिल गई पहले दिन। उसके बाद अपोजिशन का काम था उसके अंदर से कीड़े निकालना। लेकिन ये सारा कीड़े निकालने नहीं दिए, इन्होंने निकालने दी। ये सारी कहानी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ ना, एग्जैक्टली ये प्लानिंग हुई क्या और कैसे ये हुआ है। अच्छा, देखें, आपने देखा एक पार्टी थी पंजाब के अंदर बड़ी तगड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खत्म हो गई। कहाँ गई? खत्म हो गई। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने PMLN का मुकाबला नहीं किया। पंजाब का ये मिजाज है कि डंडा, सोटा, मसल, बड़क, फ्रंट फुट पे आपने कंड नहीं लगने देनी पंजाब के अंदर। पंजाब में आपकी कमर नीचे नहीं लगनी। ये जितने लोग गालम गलोच कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये जब अपने हलकों में जाएंगे इनके लोग इनको क्या शाबाश देंगे आप देख लीजिए। तालियां मारेंगे इन पे। ये मजाज है। हाँ। ये आप माने आप ना माने, आपको बुरा लगता है, आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पंजाब का मिजाज है। पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को मुकाबला करना छोड़ दिया। उन्होंने ये पुली ली थी कि हम लोग ज्यादा तहजीब वाले हैं, ज्यादा बेहतर लोग हैं, तो मीडिया में, सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे उनकी पजीराई मिली, लेकिन पंजाब से वो खत्म। तो ये फिर PTI की इस वक्त एक हिकमत अमली है कि आपने ये सब कुछ करके दिखाना है। देखिए, इमरान खान को ये बात समझ आ गई है कि जैसे ये करते हैं, इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। ये अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं इनको नहीं बोलने जरा इसको कराची ले जाए। मजहर अब्बास साहब, आप चूंकि कराची में और ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, हो सकता है आपको बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन इमरान खान के कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये ऐन एक पाकिस्तान की सियासत के मुताबिक है। कि धींगा मुश्ती जो है पाकिस्तान की नहीं, मैं पंजाब की जो सियासत है उसमें ये लोग हीरो हैं। इनको नेशनल असेंबली ने जो 7 लोगों को बैन कर दिया है, ये दर हकीकत हीरो हैं। 3 PTI के, 3 PMLN की, 1 पीपल्स पार्टी। शुक्रिया मोहित। अगर ऐसा है तो पंजाब असेंबली में क्यों नहीं हो रहा ये? अगर ये इस मंतक को मान लिया जाए, है पंजाब का अपना एक मिजाज होता है, वो बिल्कुल ठीक है, वो हर सूबे का अपना एक मिजाज होता है, वो है। लेकिन इसको इस तरीके से ब्रैकेट करना, उससे मैं एग्री नहीं करता। वरना तो ये पंजाब में भी आज हंगामा हो रहा होता। पंजाब में क्यों मैनेज है चीज़ें?
पंजाब में इमरान खान रियाज को मैं बता दूं एक्चुअली वो टारगेट सिर्फ इमरान खान को कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। बुज़दार को तो वो टारगेट नहीं कर रहे। वो कहते हैं बुज़दार मैटर नहीं करता, बुज़दार तो मैटर नहीं है, ऑपोजिशन बुज़दार को किसी खातर में लाती नहीं। और उस्मान ये बुज़दार अगर पॉलिसी के तहत पीटीआई ने अटैक नहीं किया तो क्या है? एक मिनट या नहीं, ये मेरी पहले बात सुन लिया करें, फिर आप, मैं तो मिजाज की बात कह रहा हूँ ना, मैं उसकी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं सिर्फ मिजाज की बात कह रहा हूँ कि अगर मिजाज की बात है तो फिर मिजाज पंजाब में, और ये आज की बात नहीं है, माजी में भी पंजाब असम्बली में इस तरीके से चीज़ें नहीं हुई हैं। यानी माजी में चले, आज बुज़दार है ना, जब शहबाज शरीफ थे तो कौन सा क्या हो गया था, कितना हंगामा हुआ है शहबाज शरीफ के मौके पे अपोजिशन ने उस वक्त की। चाहे वो पीटीआई की अपोजिशन हो 2013 की, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हो। देखिए प्रॉब्लम जो है वो, देखिए प्रॉब्लम जो है, अगेन हम हमारे बहुत से, आपने ये इमरान खान रियाज की एक्सप्लेनेशन आपने नहीं मानी, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन? नहीं, देखिए ऑपोजिशन जो है ना मुश्किल में है। ऑपोजिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑपोजिशन की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। अभी आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों में जो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का जो कॉम्बिनेशन बनी है वो बिल्कुल उससे हट के है जो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की बनी थी। और शहबाज शरीफ अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं कौमी असम्बली के अंदर, अपना एक रोल और एक प्रोमिनेंट रोल दिखाना चाहते हैं, और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव था जो पीडीएम में से उनको हटाया गया, निकाला गया। मजर समझाए ना हमें, ये धींगा मुश्ती इसलिए हो रही है नहीं, ये धींगा मुश्ती इसलिए हो रही है कि शहबाज शरीफ और बिलावल में अच्छी नहीं चल रही है, ताल्लुकात अच्छे। देखिए नहीं, देखिए आप मुझे इतना आप मुझे बताएं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाई गई? आप मुझे बताएं कि आज ये क्यों फैसला हुआ कि स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, क्या नंबर गेम्स हमें नहीं पता कि नंबर गेम्स में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कैरी हो सकती, नंबर गेम्स में स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कैरी हो सकती। और इसका इल्ज़ाम आप सिर्फ एक जमात को नहीं दे सकते। देखिए जो एक्शन लिया स्पीकर ने, आप मुझे बताएं, जो लोग चंद एक को छोड़ के जो लोग फिजिकली इन्वॉल्व थे, क्या स्पीकर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है? क्या मुराद सईद के खिलाफ एक्शन हुआ है? क्यों नहीं हुआ? और फिर एक्शन लेने से पहले स्पीकर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। होना यह चाहिए था कि स्पीकर पहले एक्शन लेते, उसके बाद भले प्राइम मिनिस्टर से मिलते। इसका कॉनोटेशन बिल्कुल मुख्तलिफ। तो ऑपोजिशन अपने आप को, क्योंकि पीडीएम के बाद उनको बहुत फेलियर हुआ है, ऑपोजिशन अपने आप को असर्ट कर रही है और गवर्नमेंट के एमएनए कैरेड अवे हुए, और कैरेड अवे होने की वजह से वो उससे ज्यादा आगे चले गए, क्योंकि अगर बजट डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां ज्यादा फेंकी हैं तो सरकारी बेंचेस से ज्यादा फेंकी गई हैं, अगर आप देख लें वीडियो पे। ठीक है, अच्छा हाँ जी, जरा क्विकली करें फिर मैं आपको बताता हूँ। पीएमएलएन को हमेशा से ये लगता था कि गाली का कॉपीराइट है उनके पास। हाँ, पीपल्स पार्टी उनको रिस्पॉन्ड नहीं की। बेनजीर भुट्टो ने बिल्कुल नहीं किया। बेनजीर का प्रॉब्लम यह था कि उनकी नंगी तस्वीरें फेंक देते थे, वो खुद खातून थी, वो जवाब दे नहीं पाती थी। राणा सनाउल्लाह को पीपल्स पार्टी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? यही हुआ था ना कि वो मरियम नवाज के खिलाफ वो बिलो द बेल्ट जा रहे थे। और इस तरह के और लोग, बेनजीर भुट्टो डिस्करेज करती थी, उन्होंने अपनी पार्टी को रोका। हालांकि भुट्टो साहब बड़े ब्लंट थे, बड़ा दिलेर होकर फ्रंट फुट पे आते थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब ये डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई तो पंजाब का मिजाज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पंजाब में रहता हूं भाईजान। लेकिन बेनजीर की पीपल्स पार्टी तो पॉलिटिकली वीक नहीं थी ना, ये तो आसिफ अली जरदारी की सर, वो पंजाब के अंदर उनकी वो ताकत नहीं रही। अच्छा, जो ताकत उनकी एक दौर में हुआ करती थी, उन्होंने लूज किया पंजाब को लगातार। सिर्फ एक सर देखें, वो कॉपीराइट था पीएमएलएन के पास, उसका बेनिफिट होता था उनको हर शहर के अंदर। अब पहली दफा उनको आगे से जवाब मिल रहा है। साहब, आपको क्या समझ आ रही है, ये हो क्या रहा है, ये क्या है इसमें कोई जो इमरान मैं पंजाब की पॉलिटिक्स को 70 से फॉलो कर रहा हूँ। 88 में जो तकारीर शेख रशीद किया करते थे ना नवाज शरीफ के प्लेटफॉर्म से, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो गालम गलोच, जिस तरह की जबान, सर कॉपीराइट था ना उनके पास। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं दोनों जो मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, दोनों से इख्तलाफ करता हूँ।
पहली बात तो ये है कि ये बात नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पंजाब पीपल्स पार्टी जो थी वो उस तरह का जवाब नहीं देती थी, बल्कि ये कल्चर जो गालम गलोच का है और धींगा मुश्ती का है असम्बली में, ये 70s में आया था, भुट्टो साहब के दौर में आया था और 80s में भी चलता रहा, 90s में भी चलता रहा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। बल्कि अगर मैं पीछे चला जाऊं तो आपको पता है एक डिप्टी स्पीकर कत्ल हो चुका है। ढाका में इजलास हो रहा था, वो जो शाहिद अली पतवाड़ी थे डिप्टी 1951 में कुर्सियां मार के मार दिया ढाका में। जी हाँ, नहीं उसको पेपर वेट गालबन मारा गया था, सर में लगा था और वो बेचारा शहीद हो गया था, जाँ बहक हो गया था। भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा उठा के मौलाना मुफ्ती महमूद को, मौलाना शाह अहमद नूरानी को, शेरबाज खान मज़ारी को उठा के बाहर फेंक दिया गया था। अच्छा, 88 की असम्बली में एक फजल हुसैन राही साहब थे, एक हमारे दोस्त फजल हुसैन राही थे, जो बड़के भी मारते थे और धींगा मुश्ती भी करते और पीपल्स पार्टी के रुकन थे, और उसको बाकायदा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला थे, इतने तंग थे कि उनको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया था कि असम्बली के दौरान कुछ तो इत्मीनान हो। तो ये धींगा मुश्ती पहले भी होती रही है और अब जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से नहीं हो रहा कि पंजाब में शायद इसकी पजीराई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर पंजाब में होता तो पंजाब में भी पंजाब के जो मुस्लिम लीग के अरकान हैं वो नारे बुज़दार के ख़िलाफ़ नहीं लगाते, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लगाते हैं। और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो स्पीकर। मुझे ज़रा ब्रेक से पहले थोड़ा सा साकिब शरानी साहब को भी लाने दीजिए और थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल भी लाने दीजिए। साकिब शरानी साहब, एक बात तो कम से कम वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है, किसी भी पार्टी से हो, उनको मईशत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बजट से किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट यही था जो उन्होंने करके दिखाया। जी डॉक्टर साहब, ये तो पहली मर्तबा मैंने देखा है कि वो जो बजट डॉक्यूमेंट्स को नाड़ा से बांधा होता है, नाड़ा खोल दिया किसी ने वो फेंकने के लिए गालिबन, वरना तो वैसे के वैसे ही डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं बजट में, हॉल में, पार्लियामेंट में, या जो है वो वापस ले जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और नॉट जस्ट बजट, बिकॉज बजट तो एक पहलू है इकनॉमिक पॉलिसी का। कोई भी इकनॉमिक पॉलिसी पे या कोई भी इकनॉमिक डिबेट पार्लियामेंट में आज तक मैंने नहीं देखा जो कोई पॉजिटिव या कोई कंट्रीब्यूट करे, कोई वैल्यू एडिशन हो, जिसमें मुल्क सीखे उससे कि, और या गवर्नमेंट सीखे उससे कि यार ऑपोजिशन ने कोई खातिर का कोई पहलू पेश किया हो कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो डिबेट भी नहीं है और गवर्नमेंट के अंदर भी डिबेट नहीं है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग साल में कम से कम 4 साल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, साल में एक मरतबा होती है और वो भी प्रोजेक्ट्स डिस्कस करके बंद हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है कि इकनॉमिक पॉलिसी ना हुकूमत डिबेट करती है ना अपोजिशन करती है। वैसे डॉक्टर साहब, इसका रोशन पहलू एक ये भी है, इस कमेंट के ऊपर मैं एक ब्रेक ले लूँ। ये जो बुक्स जो थी, बजट बुक्स जो हैं, ये दस्तावेज़ात थी, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता था सिवाय रद्दी की बेचने के। अब पहली दफ़ा ये किताबें वही कहने लगा था। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। इरशाद आरिफ साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात कर दी है। यही तो अगले साल इनको थोड़े दे देते हैं। ये पहली दफा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में कि बजट की किताबों का इस्तेमाल हो गया। पढ़ा कभी भी किसी ने नहीं, 70 साल में फीता खुलता ही नहीं था। पहली दफा फीता खुला है और उसके जहाज बन गए हैं और उससे लड़ाई हुई है। इसको पाकिस्तान की सियासी तारीख में वॉर ऑफ द बुक्स के नाम से जो है ना याद करना चाहिए। जैसे रोजेस थी वॉर की यूरोप में, ये वॉर ऑफ द बुक्स थी। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मईशत की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, ऐसा है कि आपने चूंकि कहा था कि कल्चर का मामला नहीं है, तो इमरान खान साहब ने एक हमारे लिए वीडियो प्रोड्यूस कर दी है कुछ 7-10 सेकंड की। वो वीडियो आप सुन ले, जिसमें कि रोहेल असगर साहब से पूछा गया कि ये क्यों हुआ है सारा कुछ, उन्होंने इसका जवाब दिया क्या। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर है, पंजाब का कल्चर। मज़हर अब्बास साहब, ये तो रोहेल असगर साहब इसका जवाब भी यही दिया है कि ये पंजाब का कल्चर है, जो कुछ हमने किया ये हमारा कल्चर है। अगर ये कल्चर है तो जो इरशाद आरिफ साहब बात कह रहे हैं क्या वो गलत है? आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। फिर अगेन इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कितने पार्लियामेंटेरियंस, मैं पिछले 74 साल की बात करता हूँ, पाकिस्तान के कितने पार्लियामेंटेरियंस और कितनी पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व रहे हैं।
हम एक मिथ क्रिएट कर देते हैं कि जी डेमोक्रेसी ऐसी है, पार्लियामेंट ऐसी है, जमहूरियत नहीं चलने दी, जमहूरियत का सिस्टम ही ऐसा है। अभी भी आप पूरे उसमें पूरी कौमी असेंबली, सेनेट, चारों सूबाई असेंबली में उठा लें और उसमें उठा लें कि कितने लोग हैं। फिर अभी हमारे साथी ने बात की कि मीनिंगफुल डिबेट, हम मीनिंगफुल डिबेट को कवर कहाँ करते हैं? अगर कोई एमएनएज जो है, जो आपके टॉक शोज में नहीं आते, उनकी बहुत से ऐसे लोग हैं, एमपीएस मैंने देखे हैं यहाँ सिंध असेंबली में, पंजाब असेंबली की नहीं बात करता, लेकिन ऐसे एमएनएज और एमपीएस होते हैं जो रेलिवेंट स्पीचेस करते हैं। लेकिन हमारा मीडिया का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, हम जूसी स्टफ को तलाश करते हैं, हम सीरियस तकारीर को हाईलाइट नहीं किया करते। ठीक है, हम ऐसी तकारीर हम सीरियसनेस में इंटरेस्टेड नहीं। अब इसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मुझे, ठीक है, मतलब मुझे ज़रा आने दें। आप बजट और मईशत के इस पूरे इशू के ऊपर मैं वापस आता हूँ, इमरान खान की तरफ, सबकी तरफ इसको डिबेट को ओपन करता हूँ। हमने गुज़श्ता 2.5 बरस में सारे मीडिया ने और सियासतदानों ने मिलकर मईशत के हवाले से एक इंतहाई गैर संजीदा डिबेट की, जिसमें हमने कहा मार डाला मार डाला मार डाला। हमने ये इशू एड्रेस नहीं किया कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्पिटेंस के मसले हैं, कैपेसिटी के मसले हैं। हमने कहा हुकूमत ने मार डाला, ये मार डाला। अल्टीमेटली वो हुकूमत जो मुश्किल, पेनफुल, तकलीफदेह एडजस्टमेंट्स कर रही थी इकॉनमी की, उसने एक पॉपुलिस्ट बजट पेश कर दिया। 10% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी सिंध ने, इन्होंने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दी, उन्होंने 25,000 कर दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF ने अपना 2 महीने आगे कर दिया है, अपना जो रिव्यू करना था। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाथ खींच लिया है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। अब हम एक पॉपुलिस्ट मईशत लेकर चल रहे हैं। डिबेट हम कोई नहीं कर रहे कि असल मसाइल क्या हैं। हमने इस हुकूमत को भी मजबूर कर दिया है कि उसने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसका मुस्तकबिल हमें नहीं पता कि इससे क्या होगा। हो सकता है इससे शदीद महंगाई हो जाए। देखिए, उनको अब करना तो पड़ेगा ना, फिर इलेक्शन सर पे आ गया है, तो फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। लेकिन डिबेट ऐसी है ना, आप एक चीज पे गौर करें ना, हम एक बंदे को मिले थे, आपको याद होगा, और साहब नहीं क्या अच्छा किया इन्होंने। आपको याद है उस बंदे ने एक बात बताई थी, उसने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जब मिफ्ता इस्माइल थे तो उसने मेरे से मुलाकात की और मुझे उसने बताया कि दुआ करेंगे 2018 में हमारी हुकूमत ना आए, कहीं हम जीत ही ना जाए, क्योंकि जो हमने कर दिया है ना हालत इकोनॉमी की, हाँ। इसको अब हम नहीं उठा सकेंगे। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज थे ना। हाँ बिल्कुल सही। और फिर 3 साल के अंदर जाकर बड़ी मुश्किल से ये इकोनॉमी, कहीं ना कहीं आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, कुछ फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, कुछ थोड़ा जो डेफिसिट है वो कम हो गया है। तो इकोनॉमी के अच्छे, अब जो बजट दिया है पॉपुलिस्ट बजट है, आवाम को खुश करने की कोशिश की है। करना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पहले इसकी देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मुट्ठी खाली थी, वो कैसे दे सकता था? 2 बहुत बुरे बजट दिए हैं, उसके बाद एक बेहतर बजट बुरे बजट दिए हैं, ये टाइट बजट दिए, बहुत टाइट थे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, हाँ, जहां ये बजट एक मुश्किल बजट है ना, कि आपको अपने टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएंगे, हाँ, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ सकता है, जहां ये इम्कान आता है ना, वहीं आप अगर किसी मईशतदान से पूछे तो वो आपको कहेगा कि इमरान खान ने सबको एक मौका भी दिया है इस बजट में कि जो करना है कर लो। पूछे ना मार्केट साकिब शरानी साहब, ये इमरान खान हुकूमत का बजट जो है ये आवाम को खुश करने का बजट है, ये मईशत को बेहतर बनाने का बजट है, क्या है ये? देखिए, अवाम को खुश, बराह रास्त तो खुश करने का बजट नहीं है। मैं इसको ये इंसेंटिव से भरा हुआ बजट है, मुराद से इंडस्ट्री के लिए, और मकसद इसका ये है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेशन, ये बेसिकली एक ग्रोथ का बजट है और इसकी अशद ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 3 साल की अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो सिर्फ 1.9% है, कोविड की वजह से और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। तो मईशत को भी अशद ज़रूरत है ग्रोथ की, और PTI की हुकूमत को भी अशद ज़रूरत है ग्रोथ की। तो ये इसमें वाकई ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन बजट है ये, इसको इलेक्शन की ऑब्जेक्टिव भी है इसका कि वहाँ तक हम ग्रोथ को आगे लेके जाएं। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि कोई भी बजट स्ट्रैटेजी आपको ग्रोथ होते नजर आती है? आपका ये पीस मेरे पास है, द हेलो इफेक्ट। 4 जून को साकिब शरानी साहब आपने एक पीस लिखा था, द हेलो इफेक्ट, जिसमें आपने कहा था कि ये जो फिक्सेशन है ग्रोथ रेट के साथ, ये बड़ी पैथोलॉजिकल है, ये बड़ी खतरनाक है कि सिर्फ ग्रोथ रेट की बात होती है और चीज़ों की बात नहीं होती। ये जो बजट है कि ग्रोथ हम करेंगे 5%, 6%, इससे पाकिस्तान के आवाम के हालात बेहतर हो पाएंगे? मैं यही कहने लगा था कि ये डेस्परेशन नज़र आ रही है इसमें, और प्रॉब्लम ये है
कि जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, देखिए ग्रोथ की स्ट्रैटेजी या बजट की स्ट्रैटेजी आइसोलेशन में नहीं होती है, उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है। हमारी जैसे ही ग्रोथ 4% से ज़्यादा होती है तो वो इंपोर्ट्स इतनी अंदर पुल करती है और एक्सपोर्ट बेस पाकिस्तान का इतना नैरो है कि जब तक ये हम दुरुस्त नहीं करेंगे ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। और इस बजट के साथ भी मैं यही प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि इसमें 5% या 6% की ग्रोथ 2 साल में तो लेके आ जाएगा, मगर क्योंकि हमारी इंपोर्ट इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है तो अगले 2 साल में 35% इजाफा होगा हमारी इंपोर्ट्स में, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। इसका मतलब है कि हम $75 बिलियन के आसपास इंपोर्ट्स हमारी पहुंच जाएंगी एन इलेक्शन के साल में, और वो जो है हमारी एक्सटर्नल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं सह सकेगी। तो मैं देखता हूँ कि ये बजट जो है इसने हमारी नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस की तरफ जो है उसकी बुनियाद रखी है। अच्छा, बिल्कुल सही इरशाद आरिफ साहब। मैं आपको याद कराऊं और फिर इस पे साकिब शतानी साहब का कमेंट बाद में ले लेंगे कि डॉलर आज वैसे भी पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट्स में 158 रुपए पे चला गया, जबकि ये 152 पे गिरा था चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन अब बढ़ के 158 पे चला गया। तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। इरशाद आरिफ साहब, आपको कैसा, अब सम टोटल अगर हम एक सीरियस कॉमेंट करें, ये जो बजट लेकर आई हैं हुकूमतें अब तक, पंजाब, सिंध और वफाकी हुकूमतें, आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगी या और कुछ महीनों में मुश्किलात में इजाफा हो जाए? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है, जो बात हंगामे के हवाले से हो रही है, कि हमारी जो लीडरशिप है, खा उसका ताल्लुक़ हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, उसमें मैच्योरिटी आने की बजाय, पुख्तगी आने की बजाय रोज़ बरोज़ एक ज़वाल की तरफ, हम तनज़्ज़ुल की तरफ, इन्हितात की तरफ जा रहे हैं। एक असम्बली थी मोहम्मद ख़ान जुनेजो की, उसमें अपोजिशन भी थी, और जितनी अच्छी डिबेट उस असम्बली में मज़हर अब्बास साहब ने वो अटेंड की होगी कि अपोजिशन लीडर एक हाजी सैफुल्लाह साहब होते थे, वो आइनी उमूर पर, कानूनी उमूर पर, सियासी उमूर पर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे उस असम्बली के अंदर कि मज़ा आ जाता था और कोई हंगामा आराई, कोई फसाद नहीं होता था। फ़ख्र इमाम स्पीकर थे या फ़ख्र इमाम जब अपोजिशन लीडर थे तो एक बेहतरीन गुफ्तगू हुआ करती थी। ऊपर जनरल ज़िया नहीं बैठा हुआ था उन दिनों में। इसका मतलब ये है कि कोई लाठी वाला बैठा हो, लाठी वाला ज़माने में बड़ी डिबेट होती थी। अगर हम लाठी वाला ऊपर बैठा हो तो फिर हम मिच्योर हो जाते हैं और हमारे रवैये बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारी लीडरशिप जो है वो हौसला अफजाई करती है। इमरान खान रियाज मसलसल यहाँ पे हंसने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो उन लोगों की हौसला अफजाई करती है, और हमारा मीडिया भी हौसला अफजाई करता है जो जितनी ज़ुबान दराजी करें, जितना वो हंगामा आराई करें, जो मार कुटाई करें, उनको हम भी कवरेज देते हैं और उनको लीडर भी शाबाश देते हैं। जो आदमी गुफ्तगू अच्छी करेगा, पढ़े लिखों वाली करेगा, उसकी ना पज़ीराई अपनी लीडरशिप के यहाँ होगी, ना आवाम के यहाँ होगी और ना मीडिया के यहाँ होगी। यही बजट का मामला है कि अगर मईशत की बुनियादें ठीक करने के लिए आपको कुछ सख्त इक़दाम करने, ना अवाम उसके लिए तैयार हैं। यानी जिन लोगों ने 14 रुपये जो बिजली तैयार हो रही थी 14 रुपये यूनिट की, वो 3 रुपये पे इस्तेमाल करते रहे, मज़े उड़ाते रहे। उनको जब 14 रुपये देने पड़ते हैं तो वो रोना शुरू हो जाते हैं कि महंगाई हो गई है। कि भाई जो पैदावारी लागत है उसी पे आप ख़रीदेंगे तो मुल्क भी चलेगा और आपका बजट भी बेहतर होगा। तो हम चूँकि हमारी लीडरशिप ने आवाम को तैयार ही नहीं किया कि एक मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ हमें कुर्बानी भी देनी चाहिए और मुश्किल भी बर्दाश्त करनी चाहिए, तो बजट इसी तरह का आया है। और मुश्किलात मेरा नहीं ख्याल कि कम होंगी, बढ़ेंगी, लेकिन बहरहाल ये हमारा मुकद्दर है कि पॉपुलैरिटी और जो है लीडरशिप की तरजीह है। मज़हर अब्बास साहब, ना लोग, ना सियासी जमातें और ना मीडिया कोई सीरियस नहीं असल मसाइल की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है मोहित साहब, ये हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं। आप मीडिया की प्रायोरिटीज़ जैसे हैं, आपने कितने प्रोग्राम्स देखे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हमने किए हैं, कितने प्रोग्राम देखे हैं जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पे किए हैं। नहीं करते इसलिए कि एक रेस लगी हुई है कि मैड रेस है, उसमें आपको रेटिंग्स चाहिए। कल जो कॉल आ जाएगी कि जी आपका देखो मोहित प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अभी जुनेजो की बात की, जैसे इरशाद कोई नहीं ना मज़हर जुनेजो को जी
क्या कह रहे हैं? देखता कोई नहीं है सर। पोलियो पे प्रोग्राम नहीं, करेंगे, मैं हेल्थ पे आपकी करेंगे प्रोग्राम, इवन पेंडेमिक करते हैं, देखता कोई नहीं है। मेरे ख्याल में 2 साल के लिए रेटिंग वाले मीटर सारे बंद करें और लोगों को कोई यही काम करने दें। देखें, मीडिया को काम करने दें। ये नहीं, रेटिंग उसकी वजह क्या है? देखिए, नहीं, देखें इमरान और मोहित, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन हमने बना लिया है कि जी जो बिकता है वही, जो दिखता है वही बिकता है। आप अल जजीरा उठा लें, अल जजीरा का मॉडल उठा लें और आप देखें कि अल जजीरा ने किस तरह कॉम्पीट किया है CNN स्टेट फंडेड है, प्रोफेशनली उसने। स्टेट फंडेड है अल जजीरा। हाल है इस वक्त स्टेट जो फंडेड है। हमारा पूरा नेशनल जो कैरेक्टर है ये हमारे यहाँ हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। आप लॉयर्स उठा लें, लॉयर्स में क्या होता है लॉयर्स में आजकल? आप उठा लें, आप सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में जो पूरी डीजेनरेशन हो रही है। अभी मईशत की बात हो रही थी। आप मुझे बताएं कि हम सरमायादारों को हर मर्तबा जो है वो मराद देते हैं। कभी पलट के उनसे पूछा कि आपने पिछले 1-2 सालों में अपने इदारों में कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? और नौकरियां भी अब हमारे यहाँ रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती, अब हमारे यहाँ ठेकेदारी सिस्टम है। अब हम ना उसको मेडिकल मिलता है, ना उसको लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, ना उसको जॉब सिक्योरिटी है, ना उसके पास ग्रेजुएटी होती है, ना प्रोविडेंट फंड होता है। तो आप 20-25 हज़ार रुपए बढ़ा भी देंगे तो उसका भला नहीं होता। तो आपके यहाँ ये जो है, और आप देख लीजिएगा कल आप ब्रेक लेने दीजिए जितने मुझे। भी मईशत के अच्छे इशारे मिले, नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियों से निकाले जरूर जाएंगे लोग, नौकरियां मिलेंगी नहीं, सस्टेनेबल जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इमरान खान से आगाज करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बजट की इखलाकियात और बजट के माशी पहलुओं पर तो बड़ी बात हो गई है, बजट की सियासत पे जरा आ जाते हैं। इमरान खान, आपने ये कहा कि ये बजट जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मजबूरी थी क्योंकि आगे इलेक्शन है और उनको एक पॉपुलर बजट देना ही था आपने पिछले हिस्से में। क्या ये पॉपुलिज्म जो है, ये जो पॉपुलर बजट है, ये PTI को, इमरान खान को अगले इलेक्शन में कामयाबी दिलाएगा? देखो, वो इलेक्शन मोड में तो आ गए इमरान खान साहब, ऐसा लगता है। और उनकी बातें भी ऐसा शो कर रही हैं और उनके एक्ट भी ऐसा शो कर रहे हैं। बजट में देखिए, मैं पहले आपको ये बात कौन सी बातें की जो पहले वाले बजट थे उनसे ये मुख्तलिफ है बहुत, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि उसके पास पहले था ही कुछ नहीं देने के लिए, वो ज्यादा टाइट था। अब कुछ उनको लगता है कि वो दे पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया चीज़ों को लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा था, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं दोस्त, वो भी शरण साहब यही कह रहे थे कि ये उन्होंने मौका दिया सबको, कमा लो, बना लो, कर लो, आगे बढ़ जाओ, इस किस्म का उन्होंने वो किया। इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन मोड में चले गए और उनको अब वोटों, अगर इलेक्शन मोड में चले गए तो क्या एक इलेक्शन वक्त से पहले तो नहीं हो चीजें आपको नजर आ रही ना? क्या अग्रेशन नजर आ रही है? क्या ये वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकेंगे? इलेक्शन को तो 2 साल पॉसिबल है। देखें, कुछ लोग हैं जो ड्यूटी में आने वाले हैं, उनकी ड्यूटी में आने से पहले अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को सूट करेगा। एक तो चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अग्रेशन आई है ना पॉलिटिक्स में, PTI की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसी अग्रेशन आती नहीं है। एतजाज अहसन सामने मुंह पे खड़ा होकर नवाज शरीफ की आधा घंटा बेइज्जती कर रहे थे ना, हाँ, तो जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि हुकूमत को ये अग्रेशन सूट नहीं करती। लेकिन PTI ने ये अग्रेशन अब बहुत तेजी से इसको अपलिफ्ट कर दी, ज्यादा कर दी। हाँ। नंबर 1 तो ये चीज़ है जो इशारा कर रही। दूसरा, आप ये गौर करें कि किसानों का वोट हो, पॉपुलर वोट हो, ओवरसीज का मामला हो, आपकी ये जो EVMs लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर इतना तेज ये काम क्यों कर रहे हैं? हालांकि इन्होंने बहुत पहले से कहा हुआ था, लेकिन इट मीन्स कि वो अब इलेक्शन की तरफ देखना, इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, ये इलेक्शन कहीं वक्त से पहले ना हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों कराएंगे वक्त से पहले इलेक्शंस? कौन से ज़िमनी इलेक्शंस के इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान वक्त से पहले, अगर ऐसा ही है तो लोकल बॉडीज इलेक्शन करा के देख लें। लोकल बॉडीज इलेक्शंस करवाने ना उन्होंने 6 महीने में, तो वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शंस की, लेकिन ऐसे इंडिकेशंस नहीं मिल रही कि लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर वो कराएंगे भी तो अर्ली 2023 में तो करा सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने खास तौर पे पंजाब में बहुत कुछ बेचना है, वरना तो मुश्किल हो जाएगी ना इलेक्शंस उनके लिए, उनको उस तरीके। और अगर जो है वो सिचुएशन देखे कराची में अब उस तरीके से तो सीटें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह क्या है? अक्टूबर 2022 के बारे में क्या ख्याल है? 2018 में इमरान
पॉसिबल, देखिए क्यों इमरान खान सिर्फ उस सूरत में अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे जबकि वो देखेंगे कि पंजाब में उनका ग्राउंड बना है। पंजाब में अगर ग्राउंड नहीं बनता तो आप देखिए ना 2018 के इलेक्शन में भी, तो अगर बलूचिस्तान की सिचुएशन नहीं होती, PMLQ नहीं होती, MQM नहीं होती, तो गवर्नमेंट तो नहीं बन रही थी 2018 में। और अब उस वक्त तो अनटेस्टेड थे, अब तो टेस्टेड हैं। अब तो आपकी 5 साल की कारकर्दगी पर आपको वोट मिलेगा ना। पहले तो वोट इस पे मिला था कि आपको कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया था। इरशाद आरिफ साहब, मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर साहब अगर ये फैसला वो इरशाद आरिफ करते साहब, जी अक्टूबर 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर ये फैसला वो इस बुनियाद पर करते हैं कि नवंबर में जो तकर्रर तबादले होंगे उनको मद्देनज़र रख कर, तो मेरा ख्याल है ये कोई दानिशमंदी मैं नहीं समझता, क्योंकि अगले इलेक्शन जो होंगे वो 18 की इलेक्शन की तरह नहीं होंगे। जो भी उस वक्त मौजूद होगा वो मनूवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमेशा हमारी तारीख़ हम देखते हैं भुट्टो साहब से लेकर 18 तक कि एक इलेक्शन तो किसी हुक्मरान को का किसी पसंदीदा शख्स को मिल जाता है उसकी मर्ज़ी का। अगला इलेक्शन जो होता है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है, अपनी अहलियत लियाकत की बुनियाद पर होता है, सियासी नारों की बुनियाद पर होता है और अपने बलबूते पर होता है। अगला इलेक्शन इमरान खान को खा वो 23 में हो या 22 में वो कर लें, अपने बलबूते पर लड़ना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि उनके कुछ मंसूबे मुकम्मल हों, पंजाब में वो नज़र आए कि पंजाब में उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने परफॉर्म किया है। और मेरा ख्याल है साहब आपकी बात के अंदर से असम्पशन ये है कि पिछला इलेक्शन उन्होंने अपने बलबूते पे नहीं लड़ा। नहीं, देखें ये 18 का इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ा, अपने बलबूते पर लड़ा है, लेकिन बहुत सारे अवामिल ने उनको सपोर्ट किया है, बहुत सारे अवामिल ने उनको सपोर्ट किया है जो 22 में या 23 में मौजूद नहीं होंगे। उस वक्त कोई पनामा नहीं चल रहा होगा, उस वक्त कोई नवाज शरीफ नाअहल नहीं हो रहा होगा। जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा, मुकाबले की एक फ़ज़ा होगी। ठीक है। साकिब शेरानी साहब, क्या इस बजट ने ऐसे इकोनॉमिक डायनामिक्स, माशी डायनामिक्स अनलीश करेगा ये बजट कि ये हुकूमत कामयाब होते नजर आएगी अगले 2 बरस में? मैं इसी पे बात करने लगा था मोहित कि ये जो स्ट्रैटेजी है, एक तो देखिए मुराद तो दिए इंडस्ट्री को, लोगों को नहीं डायरेक्ट बराह रास्त। तो जो मज़हर अब्बास साहब पहले बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में पहले भी हमने जॉबलेस ग्रोथ देखी है, राइट। सो ग्रोथ का नंबर में तो तेज़ी आएगी और वो उनको थोड़ा बहुत ब्रैगिंग राइट मिलेगा, मगर वो ट्रांसलेट शायद ना करे इलेक्शन के वोट्स में। दूसरा जो स्ट्रैटेजी इन्होंने पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी जिस पे इन्हिसार किया है वो है डेवलपमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ करना। और पाकिस्तान के माजी में भी हमने देखा है 2006 में 5-6 में जब 7 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे तो मुशर्रफ साहब ने PMLQ को बहुत तकड़ा डेवलपमेंट स्पेंडिंग का बजट दिया था जो पंजाब में ख़ास तौर पे उन्होंने खर्च किया खुल के, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए। तो मेरा ख्याल है ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग का फोकस होता है ये माजी में भी हमने बहुत मरतबा देखा है कि इसका ये प्ले आउट होता है 3-4 साल के बाद, तो ये इलेक्शन साइकिल में प्ले आउट नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे भी शायद हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत ने एक अवामी बजट दिया है जिसका मकसद ये है कि लोगों को खुश किया जाए अल्टीमेटली तौर पे। लेकिन क्या इससे लोगों को मतलब क्या इससे कोई ऐसी चीज़ मिल सकेगी कि हुकूमत उसके ऊपर बिल्ड अपॉन कर सकेगी? एक बहुत बड़ा जो है ये सवाल है। इस वक्त भी कुछ है हमारे पास सेकंड में टाइम मिलेगा, आप इस पर क्विकली कमेंट करें। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि आपने सिर्फ ये असेस नहीं करना कि ये गवर्नमेंट और इमरान खान की पोजीशन क्या है, आपने ये देखना है कि अपोजिशन की पोजीशन क्या है, जो मदर भाई बात कर रहे थे कि वो इनके पास चलो ये तो बुरे हैं, वो तो बहुत ही बुरे हैं बेचारे हालात में। आपने यहां ये देखना होता है कि मुकाबला करने के लिए दूसरे पहलवान के पास क्या है, तो उनके पास बेचने के लिए क्या है या उन्होंने ऐसा क्या किया था और वो किस पोजीशन में खड़े हैं। नहीं, उनका तो काम है कि तनकीद करें, उनका तो काम है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिली, वो तो कहेंगे कि महंगाई है, वो तो कहेंगे आटे की कीमत कितनी है, चीनी की कीमत कितनी है, वो तो यही कह रहे हैं ना। देखें, मैंने नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया था जहां से पहली दफा फटा हुआ था 2008 में। मैंने उनसे कहा था, मियां साहब आए, मियां साहब ने कहा जी 6 रुपए की रोटी होगी, जब मैं छोड़ के गया था 2 रुपए की थी, 1 रुपए की थी। अभी 12 की है मेरा ख्याल है, 2008 की बात। हाँ, मियां साहब ने कहा जी मैं 1 रुपए की छोड़ के गया था, 6 रुपए की होगी रोटी। तो मैंने मियां साहब से कहा, मियां साहब ये 10 साल पुरानी बात है, जब आप 1 रुपए की छोड़ के गए थे उससे 10 साल पहले 4 आने की थी।
तो ये रोटी हर 10 साल के बाद 3-4 गुना इसकी कीमत बढ़ जाती है। आप बताएं आप देंगे कितने की? तो अल्टीमेटली ये सवाल तो जो आपने पूछा लोगों के दिमाग में आएगा कि हमें रोटी कितने की मिलेगी, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी कितने की मिलेगी, तो उसका जवाब ये हुकूमत को देना पड़ेगा। उसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। वक्त अब ख़त्म हुआ हमारा जाके। नाज़रीन, हुकूमत ने आवाम के लिए एक बजट लाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये बजट आवाम को खुश कर पाएगा, रिलीफ दे पाएगा, इसका अभी कुछ पता नहीं है। कोशिश ज़रूर कर दी इमरान खान हुकूमत ने, रिजल्ट से कोई वाकिफ़ नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।